नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे पाषाण काल के बारे में। पाषाण का अर्थ होता है पत्थर, यानी वह दौर जब मानव अपने जीवन के भरण पोषण के लिए पत्थर का उपयोग व्यापक रूप से कर रहा था। तो उस युग को हम क्या कहते हैं? पाषाण काल। अर्थात पाषाण का मतलब क्या हो गया? पत्थर। तो क्या जीवन के भरण पोषण में केवल पत्थर का ही उपयोग हो रहा था? नहीं, ऐसा नहीं। इसके साथ साथ दो चीजें और रही थी, जिनमें से पहला है लकड़ी के बने उपकरण और दूसरा था हड्डी के बने उपकरण। अब अगर गौर से समझने की कोशिश किया जाए तो ये दो उपकरण एक लंबे समय के बाद या कुछ समय के बाद क्या है? नष्ट हो जाएंगे। लेकिन सोचिएगा, क्या पत्थर के उपकरण समाप्त हो जाएंगे? मानो मर जाएगा, समाप्त हो जाएगा या दूसरी जगह चला जाएगा, लेकिन वो पत्थर उसी वैसे ही क्या है? हजारों, लाखों, करोड़ों वर्ष तक वैसे ही बना रहेगा। तो वो पत्थर जिनका उपयोग वह पशुओं को मारने के लिए करता था, उन पत्थरों के प्रारंभ से लेकर अंत तक के बीच में लगातार परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसे प्रारंभ में वो बड़े पत्थर, बेडौल पत्थर का इस्तेमाल करता था। वो कहीं छुप के या घात लगा के बड़े से पत्थर को पशुओं को मार दिया, किसी सूअर को पटक दिया, सूअर के बच्चे को मार दिया, वो मर गया, उसके मांस को खा गए। ये था मानव जीवन, प्रारंभिक मानव जीवन। लेकिन इस दौर में एक समस्या उत्पन्न हुई और वो थे जलवायु परिवर्तन। देखिए, जलवायु परिवर्तन बहुत बड़े परिवर्तन का कारण उत्पन्न कर देते हैं। जैसे आप अफ्रीका के लोगों को देखिएगा और हिंदुस्तान के लोगों को देखिएगा, तो दोनों में जो डिफरेंट है वो क्या है? जलवायु का परिवर्तन है। चाइनीज देखिएगा, आंखें बंद, आधी अधूरी आंखें, ऐसा लग रहा है कि देख ही नहीं रहे हैं, थोड़ा थोड़ा देख रहे हैं। अफ्रीकन, अमेरिकन के देखिएगा, सब में आपको अंतर दिखाई पड़ेगा। तो वो परिवर्तन किसका है? जलवायु का परिवर्तन। तो जाहिर सी बात है, उस दौर में भी जलवायु में परिवर्तन हुआ होगा, महत्वपूर्ण कारक है। और जलवायु में परिवर्तन होने के कारण क्या हुआ होगा? या तो घास के मैदान सूख गए होंगे या उन पे बर्फ जम गई होगी। परिणाम क्या हुआ? जंगल नष्ट हुए, और जंगल नष्ट हुए होंगे तो पशुओं में क्या हुई होगी? कमी आई हुई होगी। परिणाम स्वरूप अब बड़े पत्थर को ले जाके दूर कैसे मारा जा सकता है? इतना बड़ा पत्थर थोड़ी दूर उठा के मारा जा सकता है। लेकिन अगर 10-20 मीटर की दूरी पर कोई पशु खड़ा है तो ऐसे बड़े पत्थर का उपयोग मारने के लिए नहीं किया जा सकता था। तो जाहिर सी बात है, जलवायु परिवर्तन के कारण पशुओं की संख्या में कमी आई होगी। वो पक्षियों को मारने के लिए छोटे छोटे नुकीले पत्थरों का उपयोग करेंगे, प्रक्षेप तकनीक का उपयोग करेंगे। तो जाहिर सी बात है, जलवायु परिवर्तन के कारण पत्थरों के प्रयोग में क्या हुआ? बदलाव आया। प्रारंभ में बोथरापन था, यानी बेडौल थे, देखने को मिलता है। जबकि बाद में क्या हुआ? बहुत सारे परिवर्तन आए। इन पत्थरों में नुकीलापन देखने को मिलता है। प्रक्षेप तकनीक का प्रयोग होने लगा, यानी फेंक कर मारने के लिए, पशुओं को खाल उतारने के लिए, छिद्र करने के लिए अलग अलग तरीके के पत्थरों का उपयोग किया जाने लगा। अब पत्थरों में नुकीले, धारदार और छोटे उपकरण देखने को मिलते हैं, यानी ये चीजें देखने को मिलती हैं। कौन कौन से? नुकीले, धारदार और छोटे उपकरण देखने को मिलते हैं। यानी प्रारंभ में बड़े बड़े पत्थर थे, बाद में उससे छोटे, और फिर और छोटे, नुकीले, धारदार देखने को मिलते हैं। और उसके बाद तो प्रक्षेप तकनीक का इस्तेमाल होने लगा। उसके बाद जब बहुत जगह से पत्थरों के मिलने की शुरुआत होने लगी तो समस्या आने लगी कि पत्थरों का
प्रयोग का पत्थरों का जो प्रयोग किए गए हैं उनका अध्ययन हम किस तरीके से करें। तो पहली बार 1776 में पी एफ सुम का नाम आता है। उन्होंने इस दिशा में काम किया और उन्होंने डेनमार्क के प्रागैतिहासिक काल का विभाजन के लिए अनेक शब्दावलियों को प्रस्तुत किया। क्योंकि पत्थरों का प्रयोग बहुत सारे मिलने लगे तो उन्होंने 3 जो पत्थर मिले उन उपकरणों के आधार पर इनको 3 भागों में विभाजित कर दिया। पहला था पाषाण काल, दूसरा कांच काल और तीसरा लौह काल। ये खुदाई में मिले हुए उपकरण थे। पाषाण कालीन यानी ये पत्थर के बने औजार आप देख सकते हैं अलग अलग तरीके से जो खुदाई से प्राप्त हुए हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो ब्लेडदार हैं, धारदार हैं। तो इस काल को क्या कहा गया? पाषाण काल। और दूसरा था ये कांस्य काल है, यानी इसमें पत्थर और कांसे का प्रयोग दोनों साथ साथ किया गया है। यानी कुछ चीजें ये पत्थर की बनी हुई हैं और कुछ चीजें ये कांसे की भी बनी हुई हैं। तो इसीलिए इसे क्या कहा गया? कांस्यकालीन उपकरण। उसके बाद कुछ जगह से लोहे के उपकरण मिले हैं, लेकिन ये पाषाण काल से काफी बाद के हैं। तो सुम ने इसका विभाजन लौह युग के रूप में कर दिया। तो इस तरीके से उन्होंने क्या कर दिया? प्राप्त उपकरणों के आधार पर इस तरीके से 3 भागों में विभाजित कर दिया। लेकिन समय आगे बढ़ता रहा, पाषाणकालीन उपकरणों का लोग अध्ययन करते रहे। इस दिशा में एक नया नाम आता है 1865 में फ्रांसीसी विद्वान जान लुबाक का। जान लुबाक ने इस पर व्यापक काम किया और बाद में इन्हें लॉर्ड एवरा के नाम से भी जाना गया। और इन्होंने क्या किया? पाषाण काल को 2 भागों में विभाजित कर दिया। अब ये 2 भाग कौन कौन से हैं? पहला है पूर्व पाषाण काल और दूसरा नवपाषाण काल। अब इनका मानना यह था कि ये तो पूर्व पाषाण काल के हो गए और नवपाषाण में इन्होंने इन कुछ अन्य तथ्यों को ढूंढ के रखा। लेकिन इसके बाद एक नाम और आता है और ये नाम 1870 में लारतेत का आता है। अब देखिएगा, लारतेत ये 1865 में है और ये लारतेत जो है 1870 में इस पर काम करते हैं। और इन्होंने पूर्व पाषाण काल को, जब बहुत सारे उपकरण, यानी इस काल का जब व्यापक अध्ययन हुआ तो इतने ज्यादा उपकरण मिल गए कि इन उपकरणों को भी क्रम से रखना एक चुनौती बन गई। जाहिर सी बात है, इसमें जो सबसे पहले होंगे बेडौल होंगे, बेडौल पत्थर, फिर धारदार जो रगड़ के बना दिए जाएंगे, फिर नुकीले, और फिर उसके बाद अन्य तरीके के उपकरण। तो जब पत्थरों की संख्या बहुत बड़ी हो गई, अलग अलग जगह खुदाई में मिले, तो अब चुनौती हुई कि इसका कैसे अध्ययन किया जाए। तो लारतेत ने इसको 2 भागों में विभाजित किया था। ये जान लुबाक ने विभाजित किया था और लारतेत ने पूर्व पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित कर दिया। कौन कौन से काल हैं? निम्न पुरा पाषाण काल। ध्यान दीजिएगा, यहां सब में पूरा जुड़ा हुआ है। तो पहला हो गया निम्न पुरा पाषाण काल और दूसरा हो गया मध्य पुरा पाषाण काल और तीसरा हो गया उच्च पुरा पाषाण काल। और सब में क्या जुड़ा हुआ है? पूरा जुड़ा हुआ है। तो निम्न पुरा पाषाण काल,
मध्यपुरा पाषाण काल और उच्चपुरा पाषाण काल। लार्तेत ने जो ये विभाजन किया था ये पूरे विश्व के संदर्भ में किया था और भारत ने भी इसको क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। और 1861 में जब प्रथम एशियाटिक सम्मेलन कहाँ पे हुआ, दिल्ली में, तब इस विभाजन को क्या कर दिया गया, स्वीकार कर लिया गया कि ये जो विभाजन किया गया है ये ठीक किया गया है। ठीक है ना। तो वर्तमान में जो पाषाणकालीन विभाजन है वो लार्तेत के ही स्टेटमेंट स्वीकार किए जाते हैं। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी, अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। तो दोस्तों आगे की वीडियो काफ़ी लंबी होंगी, अभी कुछ छोटे छोटे टॉपिक हैं इन पर बना रहे हैं वीडियो, आगे चल के हम एक घंटे या आधा घंटे की क्लासेस होंगी, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू।